लास्ट क्लास में हमने पढ़ा एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था कि यहां एडजॉर्प्शन में क्या होगा, एडजॉर्प्शन में दोनों जगह जो कंसंट्रेशन वो डिफरेंट रहेगी, या तो सरफेस पर ज्यादा हो जाए बल्क में कम रहे, या फिर बल्क में ज्यादा हो जाए और सरफेस पर क्या रहे, कम रहे। तो ऐसा जो फिनोमिना है उसे हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन। और जब दोनों जगह कंसंट्रेशन कैसी हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, कैसे समझ सकते हैं वो देखिएगा। अगर मान लीजिए हम एक चौक लेते हैं, चौक हमारे पास में चौक, और इस चौक को लेने के बाद में जो चौक है ना, इस चौक को हम डिप करते हैं दो चीजों में। एक बार हमने इस चौक को वाटर में डिप किया और पानी में डिप करने के बाद इसको बाहर निकाले, और दूसरी बात हमने यही चौक लिया और इस चौक को हम क्या करते हैं, घी में या तेल में, घी है या आपके पास ऑयल है, उसके अंदर हम इस चौक को डिप करने के बाद बाहर निकाले। अब जब आपने चौक को पानी में डिप करने के बाद बाहर निकाला, आप देखिएगा इस चौक को अगर हम तोड़ने के बाद देखें तो आप पाएंगे कि चौक जितना सरफेस से वेटेड हुआ है, सरफेस से जितना गीला हुआ है, उतना ही अंदर से भी गीला है, वेटेड बराबर है। इसका मतलब हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल जितने उसके सरफेस पर हैं उतने ही इंटरनल या बल्क पार्ट में भी हैं। तो दोनों जगह कंसंट्रेशन बराबर है, और दोनों जगह कंसंट्रेशन बराबर है, सरफेस एज वेल एज बल्क, तो कौन सा फिनोमिना कहलाएगा, ये एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। लेकिन अगर उसी चौक को मैं घी में या तेल में डिप करने के बाद फिर निकालूं, और निकालने के बाद फिर इसको मैं इस तरीके से तोड़ करके देखूं, तो बताइएगा घी या वो जो ऑयल है वो कहां पर होगा ज्यादा। तो आप पाएंगे कि वो जो घी या ऑयल जो है वो उसकी सरफेस पर होगा, जबकि इंटरनल पार्ट में वो नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना। तो अब बताइएगा कहां कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, सरफेस पर ज्यादा हो गया, क्योंकि इनर पार्ट में क्या हो गया, कम हो गया। तो दोनों जगह कंसंट्रेशन कैसा हो गया है, डिफरेंट हो गया है, और डिफरेंट हो गया है इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन कहेंगे। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। अब आगे सुनना, एडजॉर्प्शन जो है ना, ये एडजॉर्प्शन भी दो टाइप का, कौन कौन से दो टाइप का होता है, ध्यान देना, दो टाइप का एडजॉर्प्शन कौन कौन सा। पहला जो है उसे मैं कहूंगा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, फर्स्ट इज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, जबकि सेकंड जो होता है उसे मैं कहूंगा नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। जो यहाँ फर्स्ट फिनोमिना है एडजॉर्प्शन का, ये वाला, ये हमारे पास में होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और ये जो सेकंड फिनोमिना है एडजॉर्प्शन का, ये वाला थर्ड जो मैंने लिखा हुआ है, ये वाला, ये होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो आप बता सकते हैं व्हाट डू यू मीन अबाउट द पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। अच्छा, पहले तो एडजॉर्प्शन का मतलब ये हो गया कि जो अट्रैक्टेड मटेरियल है उसका कंसंट्रेशन सरफेस और बल्क में डिफरेंट मिलेगा। अब वो भी डिपेंड करता है कि सरफेस पर ज्यादा बल्क में कम, या सरफेस पर कम बल्क में ज्यादा। अगर सरफेस पर ज्यादा बल्क में कम है तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और अगर सरफेस पर कम बल्कि बल्क में अगर ज्यादा हुआ है तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन। दैट्स राइट। ये हो गया है आपका एडजॉर्प्शन, डेफिनेशन हो गया एडजॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन हो गया है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है ना, वो टर्म आपको सीखनी पड़ेगी। कौन कौन से टर्म होंगे यहाँ पर जिनको कि आपको जानना है, समझना है। तो देखिएगा कुछ टर्म के बारे में हम यहाँ डिस्कस करें। सबसे पहला एडजॉर्प्शन तो हो ही गया है। अब जो एडजॉर्प्शन है ना, इस एडजॉर्प्शन से रिलेटेड 1 2 3 4 टर्म है। सबसे पहली जो टर्म है वो होता है एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, ठीक है। दूसरा जो है वो होता है एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, और दूसरा है एडजॉर्बेट। तीसरी जो टर्म है वो होता है डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन। एडजॉर्बेंट इसे कहेंगे, एडजॉर्बेंट कहना है जो एडजॉर्प्शन करता है, जो एडजॉर्प्शन करता है। जैसे यहाँ पर ये जो सॉलिड हमारे पास में था ना, इस सॉलिड ने एडजॉर्प्शन किया है, तो जो एडजॉर्प्शन वर्क करेगा वो कहलाएगा एडजॉर्बेंट।
एडजॉर्बेट किसे कहना है? एडजॉर्बेट कहेंगे जो क्या करता है, एडजॉर्बेट किसे कहना है? जिसका एडजॉर्प्शन होता है या जो एडजॉर्ब होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो मटेरियल था ना, इस मटेरियल का यहां पर एडजॉर्प्शन हुआ है, इसलिए इसे हम कहेंगे एडजॉर्बेट। जो एडजॉर्प्शन करता है दैट इज एडजॉर्बेंट, जिसका एडजॉर्प्शन होता है दैट इज एडजॉर्बेट। और तीसरा है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन किसे कहेंगे? एडजॉर्बेंट से एडजॉर्बेट को रिमूव करना, इसको वापस अगर हम हटा दें, रिमूव अगर हम इसको करें इसकी सरफेस से, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज डिसॉर्प्शन। उसी तरीके से ये जो एब्जॉर्प्शन है ना, इससे रिलेटेड भी कुछ टर्म है, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड भी टर्म है। पहली जो टर्म है वो वही है, क्या है? एब्जॉर्बेंट। दूसरी है एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट, कैन यू टेल मी व्हाट आर द एब्जॉर्बेंट? एडजॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट किसे कहना है? दो मटेरियल क्या करेंगे, जो कि एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो जहां इसने एब्जॉर्प्शन किया है इसलिए इसे कहना है एब्जॉर्बेंट। और एब्जॉर्बेट जिसका एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज एब्जॉर्बेट, ठीक है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म और है, और वो जो टर्म है वो टर्म कौन सी है? वो टर्म है कि कई बार ऐसा होता है जब एब्जॉर्प्शन दोनों साथ हो जाते हैं, दोनों के दोनों सिमिल्टेनियसली। अगर दोनों साथ हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं सॉर्प्शन। ये पूछा हुआ है एक बार, व्हाट डू यू मीन अबाउट बाय द sorption? Sorption means the process in which absorption both completed simultaneously, दोनों के दोनों जब साथ साथ होते हैं, that process is known as sorption। यहां पर एक और टर्म है जो भी 1 नंबर का एक बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया, और वो जो टर्म है वो है ओक्यूलेशन। एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, इन सब के बाद में एक और टर्म है वो है ऑक्यूलेशन। ऑक्यूलेशन किसे कहना है वो देखिएगा। ऑक्यूलेशन कहना है कि अगर आपके पास में कोई सॉलिड सरफेस हो, सॉलिड, और सॉलिड के कांटेक्ट में आप गैस लेकर के आओ, गैस, जब किसी सॉलिड की सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन होता है, गैस अगर एडजॉर्ब वहां पर हो गई है, सॉलिड की सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन हुआ है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्यूलेशन। तो यहां पर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हो गई है। एडजॉर्प्शन हमें समझ में आया, पार्टिकल को सरफेस पर इफेक्ट करके रखना है, अब चाहे सरफेस पर ज्यादा हो अमाउंट, चाहे बल्क में ज्यादा हो, लेकिन डिफरेंट अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। जो एडजॉर्प्शन करेगा दैट नोन एज एडजॉर्बेंट, जिसका होगा इट मीन जो एडजॉर्ब होगा दैट इज एडजॉर्बेट। वापस से हटाना डिसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बराबर कंसंट्रेशन होनी चाहिए सरफेस एज वेल एज बल्क दोनों के अंदर। एब्जॉर्बेंट जो एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्बेट जिसका एब्जॉर्प्शन होगा। कई बार दोनों साथ होने लगते हैं। दोनों साथ कैसे होने लगते हैं देखिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं दोनों साथ कैसे होते हैं, ठीक है। देखो दोनों साथ कैसे होते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपने वही चौक लेना है और इस चौक को लेकर के आप इस चौक को इंक में डिप कर दीजिए, ये इंक है। अब जो इंक है उस इंक में आपको पता है वो जो ब्लू कलर है वो होगा, साथ में वाटर होगा। अब आपने इस चौक को इसमें डिप किया, बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकालने के बाद ये जो चौक है ना, इस चौक को देखिएगा तो आप पाएंगे कि जो ब्लू है ना, वो ब्लू कलर जो है वो तो इसकी सरफेस पर एक्यूमुलेटेड हुआ है, जबकि वाटर जो है ना वो उसकी सरफेस एज वेल एज बल्क दोनों के अंदर चला गया है। तो जो ब्लू कलर था वो उसकी सरफेस पर ही रह गया, अंदर नहीं गया। तो ब्लू जो कलर है उसका तो यहाँ पर हुआ है एडजॉर्प्शन,
जबकि वाटर के मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पर भी हैं और अंदर भी चले गए हैं एज वेल एज, बराबर हो गया है। तो वाटर का यहाँ पर क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो दोनों फिनोमिना एक साथ हो गए हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैं कहूंगा सॉर्प्शन। क्या अंडरस्टैंड, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, सॉर्प्शन कहलाएगा। सरफेस पे फिनोमिना पढ़ रहे थे, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन और ऑक्यूलेशन, ये कुछ टर्मिनोलॉजी। एब्जॉर्प्शन का टाइप भी हमने यहाँ पर पढ़ा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये इतना सब कुछ पूरा हो गया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और वो जो क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है, राइट द मेजर 2 या 3 डिफरेंसेस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जो है, इनमें मेजर डिफरेंस बता दो क्या क्या है। तो डिफरेंस क्या क्या होंगे, तो बहुत आसानी से आप इनमें डिफरेंस जो है ना उनको बता सकते हो। क्या क्या डिफरेंस होगा, सबसे पहला जो डिफरेंस यहाँ पर होगा, आप कह दोगे कि एब्जॉर्प्शन में जो अनदर मटेरियल है, जो पार्टिकल जिनको अट्रैक्ट किया हुआ है, उन पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस और बल्क दोनों जगह बराबर नहीं होता है कंसंट्रेशन। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में जो अट्रैक्टेड मटेरियल है उसका कंसंट्रेशन सरफेस और बल्क दोनों जगह बराबर है। दूसरा, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है ना, ये एक सरफेस फिनोमिना है। एब्जॉर्प्शन जो है इसको एक सरफेस का फिनोमिना मानते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है इसे एक बल्क फिनोमिना कहते हैं कि ये बल्क पार्ट का फिनोमिना है, जबकि वो सरफेस का फिनोमिना है। और तीसरा जो डिफरेंस है, वो तीसरा डिफरेंस कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है ना, वो शुरू में इनिशियल या स्टार्टिंग में ये फास्ट होता है, लेकिन बाद में ये कैसा होने लग जाता है, स्लो होता है। जबकि इसके बारे में क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन के बारे में, एब्जॉर्प्शन में हुआ क्या था, पार्टिकल जो थे ना वो पहले यहाँ आए, फिर यहाँ वालों का अट्रैक्ट किया, अंदर गए, फिर और अंदर, फिर और अंदर। इसका मतलब ये जो है, इसकी जो रेट है या इसकी जो स्पीड है ना, ये स्पीड सेम या एक जैसी ही रहती है। यहाँ पर ये जो एब्जॉर्प्शन ये शुरू में फास्ट होता है, बाद में स्लो, जबकि एब्जॉर्प्शन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होने का जो स्पीड या रेट है वो एक जैसा ही रहता है। ये हो गया है मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में एब्जॉर्प्शन के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है। आपका जो सिलेबस है उसमें ज्यादा जो डिटेल आपको पढ़नी है ना, वो किसके बारे में पढ़नी है, एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करना। ठीक है, ये अंतर हो गया। अब हम जो मेन फोकस करेंगे वो हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक, अब हम जो मेन फोकस करेंगे वो करेंगे एब्जॉर्प्शन पर। एब्जॉर्प्शन को समझने का सबसे इजी एग्जांपल है कि आपके पास में सॉलिड सरफेस, कांटेक्ट में क्या लेके आए हो आप, गैस। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत आसान होंगे समझना आपको। ये सॉलिड की सरफेस, सरफेस के पार्टिकल, पार्टिकल पर टेंशन, टेंशन को कम करने के लिए गैसों को बुला, एक बार आ जाओ, तो गैस के मॉलिक्यूल्स को पकड़ करके यहीं पर बिठा दिया। ये लीजिए, इसको हम एब्जॉर्प्शन कह देंगे। इसी को हमने ऑक्यूलेशन भी कहा था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली जो चीज है ना वो ये है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन इसका जो है एक बार पूछा गया है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, ये एब्जॉर्प्शन हमेशा ही एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन जो है वो हमेशा एक कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट या एनर्जी जो है वो कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। ठीक है ना, इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है ना, एनर्जी को बाहर छोड़ना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज होगा। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज
एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सप्लेन व्हाई। एडजॉर्प्शन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एडजॉर्प्शन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। क्यों? जब यहाँ सॉलिड जो है ना, इसके पार्टिकल गैस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगी, मतलब यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक्सप्लेन करना है व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में या हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। वो जो गिब्स की इक्वेशन थी ना, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। गिब्स की इक्वेशन कौन सी थी? वो थी कि जॉर्ज हैव टू पेयर ऑफ शूज। जॉर्ज हैव टू पेयर ऑफ शूज। डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, और आपको याद है कि यहाँ से ये जो 3-4 चीजें लिखी हैं सब अलग अलग पॉइंट को डिनोट करते थे। ये डेल्टा जी है जिसे हम फ्री गिब्स एनर्जी कहा करते थे, और डेल्टा जी जो है ये आपको बताया करता था कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी इक्वेशन स्पॉन्टेनियस है या अनस्पॉन्टेनियस है। इस चीज को अपने आप कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इसको आप डेल्टा जी से ही बता सकते हैं। और कहा करते थे कि जिस प्रोसेस के लिए, जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा, इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस होगा, वो अपने आप हो जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ सॉलिड है, सॉलिड ने अपने आप गैस के मॉलिक्यूल को या अनदर पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लिया, अपने आप किया है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब डेल्टा जी इस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होगा, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है इसका मतलब उस तरीके के प्रोसेस अनस्पॉन्टेनियस होंगे, अपने आप नहीं होंगे बल्कि आपको कराने पड़ेंगे। दूसरी जो चीज है वो है डेल्टा एच। डेल्टा एच जिसे हम इंथैल्पी कहा करते थे, और ये जो इंथैल्पी है डेल्टा एच, ये क्या बताता था? ये रिप्रेजेंट किया करता था कि कोई भी प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ठीक है ना, मतलब उस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकली है या उस रिएक्शन में एनर्जी का कंजप्शन हुआ है। ठीक है, अब सुनिएगा, अगर उस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है तो इसका मतलब है वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, उसमें इतनी एनर्जी बाहर निकली है, इतना टेम्परेचर राइज हुआ है। और डेल्टा एच जो है अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक होगा। ठीक है ना, उसमें इतनी एनर्जी को कंज्यूम किया जाएगा। अब बचा है टी और डेल्टा एस। टी का मतलब टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर ही रहेगा। बच गया है डेल्टा एस। डेल्टा एस जो होता था इसको कहा करते थे हम एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी क्या हुआ करती थी? किसी भी सिस्टम की या कोई भी रिएक्शन हो रही है तो किसी ना किसी वेसल में करा रहे हो, तो वो आपके पास एक सिस्टम है, उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रैंडमनेस होगी, रैंडमनेस या उनका जो डिसऑर्डरनेस होगा, उस रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को ही हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। दैट इज एंट्रोपी। अगर किसी सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ गई, उसके जो मॉलिक्यूल है ना वो स्कैटर्ड हो गए हैं, पहले कम थे अब ज्यादा हो गए हैं, इसका मतलब है एंट्रोपी बढ़ गई है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव होगा। और अगर रैंडमनेस घट गई है इसका मतलब एंट्रोपी घट गई है, तो देन डेल्टा एस इज नेगेटिव होगा। हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें एनर्जी बाहर निकलते एडजॉर्प्शन होगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, समझा दीजिए आप तो बस केवल। अब हम समझाते हैं, तो समझाने के लिए हमने गिब्स इक्वेशन लिखी। गिब्स इक्वेशन की कुछ टर्म जो हमें पहले आनी चाहिए थी, अभी हमने उनको रियलाइज करके अंडरस्टैंड किया है। अब देखिएगा, दो चीजें यहाँ पर आपको समझनी है। पहली चीज सुनो, एडजॉर्प्शन आपको करवाना नहीं पड़ रहा, एडजॉर्प्शन अपने आप हो रहा है। सॉलिड अपने आप सरफेस के टेंशन को कम करने के लिए गैसों को अट्रैक्ट कर लेगा, अपने आप हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो एडजॉर्प्शन है, इस एडजॉर्प्शन में
अपने आप हो रहा है, इसका मतलब इसका डेल्टा जी तो नेगेटिव ही होगा। पहली चीज। दूसरी चीज सुनेंगे, पहले गैसों के मॉलिक्यूल दूर दूर थे, स्कैटर्ड थे, पहले स्कैटर्ड थे, सॉलिड की सरफेस ने उनको अट्रैक्ट करके बुला लिया, सेटल कर लिया वहां पर। मुझे बताइए इस प्रोसेस में गैसों के जो मॉलिक्यूल पहले स्कैटर्ड थे, अब वो स्कैटर्ड नहीं है, तो उनका रेंडमनेस बढ़ा या घटा, उनका डिसऑर्डरनेस बढ़ा या घटा? तो ऑब्वियसली सेटल्ड हो गए हैं तो रेंडमनेस कम हो गया है, और रेंडमनेस कम हो गया है इसका मतलब उनका डेल्टा एस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एंट्रोपी कम हो गई है भाई, तो डेल्टा एस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अरे बात समझ में? रेंडमनेस यहां पर क्या होगा? डिक्रीज, और यहां पर क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, तो रेंडमनेस घटी है, तो देखो एडजॉर्प्शन जो है ना, इसको देख करके हम समझ रहे हैं, अपने आप हुआ तो हमने बोला डेल्टा जी नेगेटिव है। गैस सेटल डाउन हो गई या रेंडमनेस घट गई है, तो हमने कहा दूसरा पॉइंट क्या कहा हमने कहा कि इनका जो डेल्टा एस है ये नेगेटिव होगा। अब ये जो एडजॉर्प्शन हो रहा था, इस एडजॉर्प्शन पर अगर मैं गिब्स इक्वेशन अप्लाई करूं, गिब्स इक्वेशन क्या कह रही है? वो कह रही है कि भाई यहाँ एडजॉर्प्शन जब हो रहा है तो उसका डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। अब इस इक्वेशन को फॉलो करेगा ना, तो देखो ये जो इक्वेशन को फॉलो करेगा तो इस प्रोसेस का डेल्टा जी तो नेगेटिव है, नेगेटिव इज इक्वल टू टेम्परेचर तो रहेगा ही आपके पास में, डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एस भी है नेगेटिव, और उससे पहले साइन भी कैसा लगा है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो यूनिट है ये पूरी बन गई पॉजिटिव। अब देखो इसको और इसको, इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये निकलेगा, और हमने कह दिया है कि ये यहां नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव था, जिससे ये पूरी टर्म पॉजिटिव बन गई है। अब ये पूरी टर्म पॉजिटिव, डेल्टा एच का हमें कुछ पता नहीं कैसा होगा, लेकिन हमारा जो आंसर आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। अब बोलिए ये पूरी टर्म पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो प्रेडिक्शन कीजिए अबाउट वैल्यू ऑफ डेल्टा एच का। तो डेल्टा एच कैसा होना चाहिए? अगर डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे भाई, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, तो कैसा होना चाहिए? तो यहां पर डेल्टा एच एक ही कंडीशन बची है कि नेगेटिव होना चाहिए, और वो भी काफी ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, ताकि इसमें से पॉजिटिव खत्म हो जाएगा तब भी डेल्टा जी नेगेटिव बचे। तो ये अगर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव लाने के लिए डेल्टा एच को नेगेटिव ही होना पड़ेगा। तो डेल्टा एच इस प्रोसेस के लिए नेगेटिव ही होगा, और डेल्टा एच जब नेगेटिव होगा तो प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। तो डेल्टा एच नेगेटिव रखना पड़ेगा, और नेगेटिव रखना होगा इसका मतलब ये कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। तो जो एडजॉर्प्शन है